हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि फ्रांस का जो था बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से वहाँ पर कॉमन पीपल जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे वहाँ पर उनसे टैक्स की जो कि वसूली करी जा रही थी वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी। किस तरीके से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गए। इतने ज़्यादा क्राइसिस आ गए कि वहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, लोगों के पास एकदम इकोनॉमिक कंडीशन एकदम डाउन हो गई थी। तो लोग जो थे वो मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट जाने का सॉल्यूशन ढूंढने लगे, और सॉल्यूशन ढूंढने लगे उसका रास्ता किसने दिया? उनको दिया मॉन्टेस्क्यू। और किसने दिया? मैंने आपको बताई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? रूसो की, ठीक है ना। तो रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी उसमें उसने क्या बोला, किस तरीके से सोशली आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे से, उसके बारे में था, ठीक है ना। और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ में क्या लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ में लिखा था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो है वो लोगों की गवर्नमेंट के फॉर्म होने चाहिए, वो उनके लिए काम करना चाहिए, है ना। लोगों का जो काम करने वाली अथॉरिटी होनी चाहिए वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होनी चाहिए। ये स्पिरिट ऑफ द लॉ में बोला गया था। तो लोगों को एक पाथ मिल गया, लोगों को एक संदेश देने वाली चीज़ें मिल गई। अब लोग क्या करने लगे थे? लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे थे। लोगों के अंदर क्या फीलिंग्स आने लगी थी कि हाँ भाई, हम लोग अपने राइट्स के लिए कुछ बात कर सकते हैं। और इसी को लेकर जब उन्होंने क्या करा, अगेंस्ट जाने वाले थोड़ी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होने लगी। और जैसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होने लगी तो लुई 16 जो कि फ्रांस का किंग था उसने क्या करा, स्टेट जनरल की मीटिंग रखी। स्टेट जनरल की मीटिंग वो मीटिंग होती थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग क्या करते हैं, आके मीटिंग करते हैं। सुनिएगा, स्टेट जनरल की मीटिंग वो मीटिंग होती थी जिसमें तीनों ग्रुप के लोग, तीनों स्टेट के लोग आके मीटिंग करते थे, ठीक है ना। उसमें एक दूसरे के अपने सुझाव रखते थे। वो मीटिंग पहले एक ही बार हुई थी और उसके बाद डायरेक्ट सेकंड बार कब हो रही है? 1789 में। मतलब दूसरी बार स्टेट जनरल की मीटिंग रखी गई 1789 में। 5 मई 1789 को जब स्टेट जनरल की मीटिंग रखी गई तो फर्स्ट स्टेट, लिखते जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट कॉमन पीपल जो हैं, तीनों स्टेट के लोग आके बैठे। उसमें वहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए और कॉमन पीपल के 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। और 600 रिप्रेजेंटेटिव वो कॉमन पीपल नहीं थे, वो लेबर वर्कर्स लोग नहीं थे। कॉमन पीपल के जो लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे मान लो कुछ 50-100 लोग जो लेबर हैं, वर्कर हैं, उनमें से 1-2 लोग जो थोड़े अमीर हैं वो कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए। तो 300 और 600 पीपल लोग तीनों स्टेट जनरल की मीटिंग में पहुंचे, है ना। स्टेट जनरल की मीटिंग में क्लर्जी और नोबल्टी वाले लोगों को आगे बिठाया गया, ठीक है। और पीछे क्या करा गया? उनको खड़ा करा गया। कॉमन पीपल जब लोगों को खड़ा करा गया तो वो लोग क्या करें, लगभग 4000 लेटर लेके आए थे। 4000 लेटर किसके लेके आए थे? कॉमन पीपल्स के। वो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे कॉमन पीपल के, वो किसके लेटर लेके आए थे? कॉमन पीपल के, ठीक है ना। 4000 लेटर लेके आए और उन्होंने क्या करा, 4000 लेटर वहाँ पे सौंपे और उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपने राइट की बात करी। उन्होंने राइट टू वोट की मांग करी और जैसे ही उन्होंने राइट टू वोट की मांग करी वहाँ पर ये मीटिंग में मना कर दिया गया। और जैसे ही मीटिंग में मना कर दिया गया उसके बाद थर्ड स्टेट जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट वाले मतलब कॉमन पीपल निकल के बाहर आ गए। देखिएगा, जो लोग दबते जा रहे हैं, जो लोग प्रेशर में होते जा रहे हैं वो निकल के बाहर आते जाएंगे, ठीक है ना। नोबिलिटी और क्लर्जी वालों को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो कॉमन पीपल बाहर निकल के आ गए। मीटिंग को छोड़ दिया उन्होंने, है ना। मीटिंग को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में उन्होंने क्या करा, बड़ी मीटिंग हुई, इधर उधर बैठने लगे, बात करी। और उन्होंने जब पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ और पूरा ग्रुप इकट्ठा होने के बाद 20 जून 1789 को उन्होंने कॉमन पीपल ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। कॉमन पीपल मैंने बताया है, कॉमन पीपल कितने 90% लोग फ्रांस के कौन थे? कॉमन पीपल थे। तो उन्होंने खुद को क्या घोषित कर दिया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 20 जून 1789 को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्लर्जी और नोबल्टी में हर ग्रुप में, हर स्टेट में सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। कैसे? उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल यहाँ दूंगा। कैसे? मैंने बोला आपको कि यहाँ पर कॉमन पीपल के लीडर कौन बन के आए? मिराबुए एंड आबे। ये कॉमन पीपल के लीडर थे और कॉमन पीपल ने क्या बनाई थी? नेशनल असेंबली। तो इन दोनों ने क्या बनाई? नेशनल असेंबली बनाई। इन दोनों ने नेशनल असेंबली बनाई और उसके ये लीडर थे। मिराबुए जो था वो नोबेल्टी ग्रुप के थे, ठीक है ना। और आबे जो थे वो प्रिस्ट थे। प्रिस्ट मतलब जो चर्च में जो पुजारी होते हैं, ठीक है ना, प्रिस्ट थे, मतलब एक तरीके से वो क्लर्जी। तो नोबेल्टी और क्लर्जी वाले लोग, यहाँ दिमाग को बिल्कुल शांत रख के अच्छे से नोट्स बनाइएगा। नोबेल्टी और क्लर्जी वाले लोग क्या कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उन्होंने सपोर्ट करा कॉमन पीपल को, नेशनल असेंबली को क्या करा, इस्टेब्लिश करा। और जब नेशनल असेंबली को इस्टेब्लिश करा तो फाइनली उन लोगों ने एक
फैसला लिया, उन्होंने क्या करा, बास्टिल के फोर्ट पे अटैक कर दिया, और फोर्ट पे अटैक करने के बाद उस फोर्ट को लूट लिया। उन्होंने जेल से जो कैदी थे उनको रिहा करा दिया। उसके बाद उनको क्या करा, पूरा किला विला तोड़ दिया, जो जो चीज़ें मिली थी वहाँ से, है ना, जो जो चीज़ें आर्म्ड चीज़ें थी, बंदूक, जो भी चीज़ें थी, अपने गन्स हो गई, पिस्टल हो गई, जितनी भी चीज़ें थी उनको क्या करा, मार्केट में परचेज़ कर दी, उसको मार्केट में सेल कर दी, ठीक है ना, उसको मार्केट में सेल कर दी। और उसके बाद में क्या हुआ, जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, 14 कब हुआ, 14 जून 1789 को ये रिवॉल्यूशन हुआ। कब अटैक हुआ, बास्टिल के फोर्ट पे, 14 जुलाई 1789 को। किंग समझ गया कि भाई देश की 90% पॉपुलेशन अगर अगेंस्ट जा रही है तो क्यों जा रही है देखना पड़ेगा। और जा क्यों रही थी, टैक्सेस की वजह से। और टैक्सेस को उसने क्या करा, हटा दिया। फ्यूडल सिस्टम को उसने हटा दिया, टैक्सेस को उसने क्या करा, अबॉलिश कर दिया, उसने टैक्सेस को ख़त्म कर दिया। एक तरीके से नेशनल असेंबली पावर में आ गई। नेशनल असेंबली का लीडर मिराबो एंड आबे। कब इस्टेब्लिश हुई, 20 जून। तो देखो मई में क्या हुआ, मीटिंग हुई, जून में क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुई नेशनल असेंबली, जुलाई में क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। अब जुलाई में अटैक करा, इसके बाद की प्रोसेस देखिएगा। उसके बाद की प्रोसेस क्या हुई, नेशनल असेंबली, देश के 90% के जो लीडर हैं वो क्या काम कर रहे हैं, 90% पॉपुलेशन के लीडर अब क्या काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन बना के इन्होंने क्या करा, किंग को सौंपा। किंग ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो किंग है मतलब मोनार्की सिस्टम है, देश में संविधान लागू हो रहा है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करा जा रहा है, लेकिन मोनार्की सिस्टम के अंडर। अपने यहाँ पे मोनार्की सिस्टम है कंट्री में, नहीं है। अपने यहाँ पे राजा वाला शासन तो गया, अपने यहाँ पे जब राजा वाला शासन था तब कॉन्स्टिट्यूशन था क्या, नहीं था। वो अपने हिसाब से अपना जो भी नॉर्म्स थे वो बनाते थे, सूबेदारी हो गया, मनसबदारी हो गया, जमींदारी सिस्टम हो गया, वो सब था। लेकिन फ्रांस में क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क स्टैब्लिश करा गया 1791 में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब वो कंट्री जिसका किंग हो कोई, और वो किसके अंडर काम करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, किसी संविधान के अंदर। किंग को बिठा रखा है और संविधान काम कर रहा है। आई बात समझ में। इसके बाद देखिएगा 1791 में नेशनल असेंबली ने क्या करा, फ्रेंच को क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रिपब्लिक बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेशनल असेंबली इतनी पावर में आ गई कि उसने किसके अगेंस्ट वॉर कर दिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया। अब देखिए ऑस्ट्रिया और पर्शिया, अब इसके क्या, इसके नेशनल असेंबली का क्या नुकसान हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इतनी पावर में आ गई कि इसने अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया और पर्शिया पे। और नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसने राइट देने की बात तो करी कॉमन पीपल को, लेकिन राइट भी वोट टू राइट टू वोट वही देंगे जो 3 दिन का, महीने में 3 दिन का टैक्स जो है वो जमा करा सकते हैं। मतलब कॉमन पीपल में भी अमीर लोगों को ही वोट देने का राइट दिया। अब कौन दब रहे हैं, और गरीब लोग। तो यहाँ से क्या हुआ, राइज हुआ उन लोगों का। अब उन लोगों में वापस से मीटिंग होने लगी, है ना, उन लोगों में वापस से मीटिंग होने लगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, है ना, उन लोगों में वापस से मीटिंग होने लगी। और मीटिंग कहाँ पे होने लगी, क्लबों में मीटिंग होने लगी। और क्लबों में कहाँ मीटिंग होने लगी, जैकोबिन क्लब्स में, है ना, फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब में फिर लीडर बन के कौन आया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। कौन बन के आया, रोबेस्पियर। सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रोबेस्पियर बन के आया 1792 के बाद में। नेशनल असेंबली जैसे ही उन्होंने अटैक किया, पावरफुल हो गई, उन्होंने क्या करा, मीटिंग होने लगी। जो डाउन लेवल के लोग थे, ठीक है ना, वो क्या करने लगे, क्योंकि जो मिराबो और आबे ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें राइट उन्हीं को दिया, नेशनल असेंबली में राइट उन्हीं को दिया वोट का, जो कि क्या कर रहे हो, टैक्स देते हो महीने में 3 दिन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हुई, यहाँ पर कन्फ्यूजन लोगों क्या हुआ, जो दबे हुए लोग थे वो और ज़्यादा दबने लगे। टैक्स सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन वोट देने का इक्वेलिटी नहीं आई। वुमेन्स को कुछ इक्वेलिटी अभी प्रोवाइड नहीं हुई थी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ये थी, वुमेन्स को ये दे दिया गया कि आप, वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई, मैं चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट में। फिर क्या हुआ, 1792 में जब जैकोबिन क्लब का राइज हुआ, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर और ये लोग बहुत पावर में आ गए, तो इन्होंने क्या करा, लुई 16 को गिलोटिन पे चढ़ा दिया। गिलोटिन क्या था, ग्लोटिन एक मशीन थी जो डॉक्टर ग्लोटिन ने इसको क्या करा था, फाउंड करा था, डिस्कवर करा था। और ग्लोटिन पे कुछ नहीं, बस सर रखा जाता था, मतलब लेटा के वो काट दिया जाता था, वो एक मशीन थी ग्लोटिन, है ना। तो लुई 16 को क्या कर दिया गया, ग्लोटिन पे चढ़ा दिया गया। उसके थोड़े टाइम बाद उसकी वाइफ को भी क्या कर दिया गया, ग्लोटिन पे चढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो रोबेस्पियर क्या हुआ, पूरी कंट्री में एक तरीके से लीड, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से किंग को ही आपने मार दिया, किंग मर गया। 90% पॉपुलेशन के लीडर जो हैं आप बन गए मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब पूरी 90% पॉपुलेशन मतलब पूरे फ्रांस का लीडर बन गए, लोगों की उन्होंने बात तो करी, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे अच्छा 1792 में फ्रांस जो था रिपब्लिक हो गया था।
कब हुआ था? 1792 में फ्रांस रिपब्लिक हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कब हुआ था? 1791 में। अब मोनार्क तो खत्म, 1792 में तो रिपब्लिक स्टेब्लिश हो गया। इसके बाद क्या हुआ? जैकोबिन क्लब में ये सब चीज़ें होने लगी। रॉबर्टस्पियर इतना पावर में आ गया कि उसने आतंक का काल चला दिया। रेन ऑफ टेरर बोला जाता है 1793 से 1794 का जो पीरियड है। क्यों? क्योंकि उसने इतना यहाँ पर आतंक मचाया, उसने इतना ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशान कर दिया, अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ एस्टेब्लिश कर देता था, अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ लोगों को फॉलो करने के लिए बोलता था। मतलब कंट्री के लिए काम तो करता था लेकिन लोगों की इच्छाओं से परे। तो यहाँ पर क्या हुआ? रेन ऑफ टेरर, अपनी इच्छा से जो भी कोई गलती कर रहा उसको डायरेक्ट गिलोटिन पे चढ़ा देते थे। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को क्या लगने लगा कि नहीं ये गलत है। और इसके जो सपोर्टर्स थे वही 1794 के एंड में इससे दूर होने लगे, है ना। 2 साल तक बहुत सहा उन्होंने और फिर से दूर होने लगे। और जब फाइनली दूर होने लगे तो लोगों ने उसके खिलाफ ही बगावत करके 1794 में उसको ही गिलोटिन पे चढ़ा दिया, उसको ही गिलोटिन पे चढ़ा दिया, उसको ही गिलोटिन पे चढ़ा दिया 1794 में। अब 1794 के बाद में क्या हुआ? किंग हट गया भाई, रिपब्लिक था कंट्री, जो हेड था वो भी हट गया। अब यहाँ पर क्या करा गया? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाई गई। डायरेक्टरी प्रिंसिपल, डायरेक्टरी रूल, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रूल करेगी क्या? आर्मी, है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो डायरेक्ट लागू करेगी, एग्जीक्यूट करना, कोई भी चीज़ को लागू करना होगा पूरे कंट्री में इक्वलिटी से लागू होगा, पूरे कंट्री में इक्वलिटी से लागू होगा। इक्वलिटी की बात कर दी मतलब डेमोक्रेटिक राइट की बात हो गई। लिबर्टी की बात कर दी मतलब फ्रीडम के साथ लागू होगा। तो पूरे देश के साथ में क्या कर दिया? एक अच्छा सा रूल ला दिया गया, डायरेक्टरी रूल। लेकिन पॉलिटिकल कन्फ्यूजन की वजह से, पॉलिटिकल कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से यहाँ पर एक बंदे का राइज होता है, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। बड़ा तीव्रगामी और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था। मतलब अगर ये सोचता था तो यही चीज़ सोचता था, फ्रांस फ्रांस फ्रांस, उठते बैठते सोते नहाते जो भी चीज़ करता था बस यही चीज़ सोचता था। इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। हमेशा एक ही चीज़ उसके दिमाग में चलती थी, बस क्या करना मुझे फ्रांस के लिए, कौन से कंट्री पे अटैक करना चाहिए, कौन से कंट्री पे अटैक नहीं करना चाहिए। तो डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कौन उठ के आया? फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कौन उठ के आया? नेपोलियन। डेमोक्रेटिक राइट की बात करी, लिबर्टी की बात करी, कंट्री की बात करी। और क्या करा नेपोलियन ने? नेपोलियन ने एक बहुत अच्छा काम करा। नेपोलियन ने कंट्री में से क्या करा? सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेपोलियन ने कंट्री में क्या करा? मेजरिंग सिस्टम को अप्लाई कराया। क्यों? फ्रांस 39 स्टेट्स में बना हुआ था, 39 स्टेट्स में बना हुआ था। हर स्टेट्स का टैक्स सिस्टम अलग था। यहाँ पर 1 रुपये का था तो वहाँ पर 2 रुपये की हो जाती थी चीज़, फिर घूम फिर के वहाँ 3 रुपये की हो जाती थी। तो टैक्स क्या करा उन्होंने? मेजरिंग सिस्टम को क्या करा? लागू करा। मेजरिंग सिस्टम लाया। क्या लाया? मेजरिंग सिस्टम। देखिए कंट्री के लेवल पे कितना काम हो रहा है। बैंक्स का नेशनलाइजेशन करा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। जैसा बैंक बनेंगे लोग क्या करेंगे? पैसा डालना शुरू कर देंगे। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक स्टार्ट कर दिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जैसे इसने स्टार्ट करा तो लोगों के पास फ्रांस क्या होने लगा? इकोनॉमिकली अच्छा होने लगा, फ्रांस पावरफुल होने लगा, क्योंकि इसने क्या करा? अटैक करना शुरू करा। कब एम्परर कब बन गया? 1804 को। 1804 को डेट याद कर लीजिए, बिल्कुल घोट के पी जाइए। 1804 को क्या बना? फ्रांस का एम्परर बन गया। फ्रांस का एम्परर बन गया, पूरे फ्रांस पे राज करने लगा। लोग बिल्कुल खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर लोगों ने क्या करा? लोगों को, कोई फ्रांस के लोगों को अब दिक्कत नहीं थी, इक्वलिटी प्रोवाइड कर दी, इक्वल राइट्स जो थे वो प्रोवाइड कर दिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट को हारना पड़ा? ये जो था दुनिया जीतना चाहता था। ऐसा क्या हुआ? दूसरी कंट्रीज़ ने, क्योंकि इसने क्या करा था? दूसरी कंट्रीज़ को अटैक करना शुरू कर दिया था। लोग वहाँ डर गए। लोगों ने बोला अगर अपन इसको नहीं रोकेंगे तो ये अपन को रोक देगा। तो दूसरी कंट्रीज़ ने क्या करा? इसको वाटरलू के मैदान पे, वाटरलू की फील्ड पे फाइनली हरा दिया और हरा के इसको भेज दिया। लेकिन इसकी थिंकिंग जो थी फ्रांस के लोगों में जा चुकी थी और फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में इसकी थिंकिंग स्प्रेड हो गई थी। मतलब फ्रांस में जो चीज़ चल रही थी वो पूरे यूरोप में क्या हो चुकी थी? स्प्रेड हो चुकी थी। 10th क्लास में ईजिली वो चैप्टर पढ़ोगे, इसलिए मैंने बोला है पूरे हिस्ट्री की जान है आपकी 9th और 10th की ये चैप्टर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला 1804 में क्या हुआ? एम्परर बना, ठीक है ना। इतना बड़ा आदमी था कि इसको फॉलो करते थे टिपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन थे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर थे, या फिर मैं कह लूँ कि इंडिया के वो कौन किंग थे या सोशल रिफॉर्मर थे जो नेपोलियन बोनापार्ट को फॉलो करते थे। वो कौन थे? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। बड़े उनकी फॉलोइंग थी। यहाँ से टीपू सुल्तान फ्रांस से कनेक्टेड था। ब्रिटेन वालों को टीपू सुल्तान इसलिए डर लगता था, बोले शेर मैसूर बोला जाता है टीपू सुल्तान को। बड़ा खतरनाक आदमी था, बड़ा मतलब तोते उड़ा दिए थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है ना। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम।
अब स्लेवरी सिस्टम क्या है? स्लेवरी सिस्टम या स्लेवरी ट्राइंगल बोल लो, ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ये 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्लेव ट्रेड था। कौन कौन से? अफ्रीका से स्लेव्स को लाया जाता था, यूरोप में उनको रखा जाता था, उनसे प्रोडक्शन करवाया जाता था, और वो प्रोडक्टिव जो माल था, प्रोडक्ट जो अपने पास बन के आ गया है, फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आ गया है, वो कहाँ भेजा जाता था? अमेरिका। ठीक है ना? तो अफ्रीका से यूरोप और अमेरिका में स्लेव्स की, गुलामों की क्या करी जाती थी? व्यापारी करी जाती थी, ट्रेडिंग करी जाती थी, है ना। और इनको निग्रोस भी कहा जाता था, निग्रो, NEGROS, निग्रोस भी इनको कहा जाता था। तो अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो स्लेव्स की ट्रेडिंग होती थी उसको स्लेव ट्रायंगल था। ये 17th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था। 17th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था रॉबर्ट्सपियर के टाइम। रॉबर्ट्सपियर ने शायद एक काम ठीक करा थोड़ा बहुत। 1794 में रॉबर्ट्सपियर के टाइम इसने स्लेव सिस्टम को फ्रांस में बंद कर दिया। मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ। फ्रांस में इसने क्या कर दिया? स्लेव सिस्टम को बंद कर दिया। लेकिन नेपोलियन ने इसको जब वापस स्टार्ट करा, है ना, एक बार तो अभी बंद हुआ है, फर्स्ट एंड लिख दो। और फाइनली जब फ्रांस से कब गया? फाइनली फ्रांस से 1848 में गया। स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी में, 1794 में एक बार क्लोज हुआ, लेकिन रीओपन या फिर रीस्टार्टेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट, एंड फाइनली इट विल एंड एट 1848। ये 1848 में ख़त्म हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम समझ में आया। अब रोल ऑफ वुमेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ वुमेन क्या है? चैप्टर का सब थ्योरेटिकल पार्ट है। वुमेन्स का क्या रोल था? जब इनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं मिले तो इनको राइट्स क्या मिले थे? कुछ इक्वलिटी राइट्स मिले। इनको इक्वलिटी राइट्स ये मिले थे कि इनको पहली चीज़ मैरिज करने की अलाउंस मिल गया था, लेकिन अलाउ करने की परमिशन मिल गई थी। क्या थी? वो बिना अपने फादर से पूछे शादी कर सकती थी। दूसरी चीज़ सुनिएगा, वो भी इक्वली सपोर्ट कर सकती थी क्या में? डाइवोर्स में। अगर किसी फीमेल को डाइवोर्स चाहिए था तो वो आगे होकर बोल सकती थी। तो डाइवोर्स के लिए परमिशन मिल गई, ठीक है ना। बिना पूछे फादर से मैरिज करने के लिए परमिशन मिल गई, ठीक है ना। वो राइट टू वोट तो फाइनली कब मिला वुमेन्स को? फ्रांस में 1946 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ये, ठीक है ना। 1791, 1792, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं ये। बिल्कुल सीरियस वाइज अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। अपन ने देखा 3rd स्टेट से कैसे कॉमन पीपल उठ के आए, नेशनल असेंबली बनी, उनमें से मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर कैसे उठ के आया, उसमें से डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में किस तरीके से फ्रांस में वो राइट टू वोट मिला वुमेन को 1946 में, सबसे लास्ट में, ठीक है ना। आई बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। मैंने आपको बोला ये पूरा चैप्टर है। पर्टिकुलरली नोट्स बनाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे के चैप्टर्स के लिए, क्लासेस के लिए ऑल द बेस्ट। जब तक के लिए प्रिपेयर रहिए, नोट्स बनाइए। बाय, टेक केयर।